जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस महासंग्राम मैराथन क्लास में। कल यानी 16 दिसंबर 2025 को आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में एग्जाम होने वाले हैं। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी के पेपर का नाम है हिंदी निबंध नाटक एवं नवीन गद्य विधाएं। और ये जो क्लास है 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और इसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिंदी का पेपर कोड HND 201F है या फिर FHND 201 हो सकता है। ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास है, बशर्ते आपका जो पेपर का नाम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन है, जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चले दूसरा प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है इसमें से? देखिए, अपने अपने पिंजरे, जूठन और मुर्दैया, ये तीनों दलित आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है लेकिन ये दलित आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अपनी खबर को किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। ठीक है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से अपनी खबर दलित आत्मकथा नहीं है। इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है। अपने अपने पिंजरे, ये दलित आत्मकथा है। किसने लिखा है इसको? मोहनदास नैमिषारण्य ने। जूठन आत्मकथा है किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मुर्दहिया किसकी रचना है? ये भी आपका दलित आत्मकथा है, डॉक्टर तुलसीराम जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरे क्लास में की पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। की पॉइंट से लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि मुर्दहिया जो दलित निबंध है इसके निबंधकार कौन है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। ठीक है। और इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। हाइप बटन होगा, स्टार बना होगा, इस तरीके से हाइप जरूर दे दीजिएगा क्लास को। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्यंग के प्रमुख प्रसिद्ध लेखक है। व्यंग के प्रसिद्ध लेखक है हरिशंकर परसाई। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए, हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक और प्रमुख व्यंग्यकार थे जिन्होंने व्यंग्य को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। उन्हें आधुनिक हिंदी व्यंग्य का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी व्यंग्य का जनक कौन है, तो हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है। उन्हें अपनी व्यंग्य कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, पूछेगा कि हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1982 में। 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो किस रचना के लिए? विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। ठीक है ना। विकलांग श्रद्धा का दौर ये कैसी विधा की है? तो ये व्यंग्य विधा की है। ठीक है ना। ये व्यंग्य कृति है विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर पूछा गया है, हरिशंकर परसाई की रचना है। तो देखें, भूत के पांव पीछे, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तीनों रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा में राहुल जी को तिब्बत वासी किस नाम से बुलाते थे? तो इनको नाती ला के नाम से बुलाते थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे पूछा गया है, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण का सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण का सम्मान इनको मिला था 1988 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए, इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। पद्म विभूषण इनको 1988 में मिला था, पद्म भूषण का सम्मान 1956 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1982 में मिला था। पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, 1982 में इनको किस रचना के लिए मिला था? तो यामा रचना के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है, महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। ठीक है। ये सभी रचनाएं उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। महादेवी वर्मा की रचना है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है,
यदि मोर सरकार का सरकारी टकसाल है और सैनिक कार्यालय भी है, उक्त कथन किस रचना से है? तो यह मेरी तिब्बत यात्रा से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक सेकेंड। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, मुझे तो आशा न थी कि प्रजनता से इतनी समानता रखने वाले चित्र पर यहाँ हो सकते हैं। किसके संवाद हैं? राहुल सांकृत्यायन के। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर आपसे पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में तीसरी यात्रा राहुल जी की निम्न में से कौन सी है? तीसरी यात्रा इनकी शाक्य की ओर है। बी ऑप्शन राइट है। तो आपके दिमाग में आएगा पहला यात्रा कहाँ था, दूसरा कहाँ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। मेरी तिब्बत यात्रा पाठ्य पुस्तक से राहुल जी की यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। पहली यात्रा इनकी लहासा की ओर थी, दूसरी यात्रा चाड़ की ओर, तीसरी यात्रा शाक्य की ओर और चौथी यात्रा जेनम की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा में राहुल जी की चौथी यात्रा कौन सी है? जेनम की ओर इनकी चौथी यात्रा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिल्लू की रचना किस प्रकार की है? कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या उपन्यास है? तो गिल्लू रचना रेखा चित्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए पूछा गया है कि गिल्लू का प्रमुख भोजन क्या था? गिल्लू का प्रमुख भोजन काजू था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, लेखिका को जूही की लता देखकर किसकी याद आई? तो गिल्लू की याद आई। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं या फिर सरहपाद, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। की पॉइंट को देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद यानी सरहपा को माना है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के सिद्ध कवि थे और इन्हें आदिकाल का प्रमुख आदि कवि माना जाता है, जिनके अन्य नाम सरोजवज्र और राहुल भद्र थे, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। सरहपाद के अन्य नाम कौन थे? तो सरोजवज्र और राहुल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है। आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। की पॉइंट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता और प्रमुख कथाकार माना जाता है। उनका उपन्यास मैला आंचल हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसमें बिहार के एक ग्रामीण अंचल का समग्र जीवन चित्रित है। पूछता है मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो कैसा ये आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, ठीक है। और जो आपके ऑप्शन में है भगवती चरण वर्मा, ठीक है, ये मुख्य रूप से सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। देवकी नंदन खत्री ये हिंदी के प्रसिद्ध तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार थे, जैसे चंद्रकांता इनकी रचना है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे और भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और उपन्यासकार थे, ठीक है। चलें, पूछता है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के आचार्य कौन है बताइए आप सभी लोग? राहुल सांकृत्यायन। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा परिवार का गिल्लू है। घोड़ा, कुत्ता, गिलहरी या गिरगिट? गिलहरी है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल सांकृत्यायन का है मेरी जीवन यात्रा। ये एक आत्मकथा विधा है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। पुस्तक का नाम दिया है और लेखक का नाम दिया है, ठीक है। तो ऋण जल धन जल ये किसकी रचना है? ऋण जल धन जल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है। तो क का आपका हो गया चौथा, यहाँ लिखते चलेंगे।
सदाचार का ताबीज ये किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है, ये ख का हो गया आपका तीसरा। और मेरा परिवार तो अभी मैंने पढ़ा है, महादेवी वर्मा का है मेरा परिवार। ठीक है ना, तो ग का हो गया आपका दूसरा। तो इसमें घ का कौन सा हो गया? पहला। ठीक है ना, कारवां किसकी रचना है? भुवनेश्वर जी की। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन में दिया है क का चौथा, ख का तीसरा, ग का दूसरा और घ का पहला। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस रचना में पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है? पशु पक्षियों का उल्लेख मेरा परिवार में हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे? पथ के साथी में इन्होंने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण पथ के साथी में लिखे हैं, जहां उन्होंने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जैसे महान साहित्यकारों के जीवन और स्वभाव का आत्मीचित्रण किया है। किसमें? पथ के साथी में। पथ के यानी राह के जो हमारे साथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋण जल धन जल किसकी रचना है? ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऋण जल धन जल किस प्राकृतिक आपदा के बारे में है? तो यह बाढ़ और सूखा के बारे में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी शब्द स्केच का हिंदी अनुवाद है रेखाचित्र। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी व्यक्ति के अनुभवों, भावनाओं और यादों के लेखन को क्या कहते हैं? इसे संस्मरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? यह रिपोर्ताज विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु की रिपोर्ताज विधा की रचना है। तो अच्छा, फणीश्वरनाथ रेणु को याद रखिएगा, मैला आंचल के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु के कुछ उपन्यासों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सभी उपन्यास हैं फणीश्वरनाथ रेणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु पहली बार कब स्वयं बाढ़ का अनुभव किए थे? 1967 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस वर्ष प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1982 में मिला था। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है। ठीक है, यात्रा वृतांत इनका कौन सा है? मेरी तिब्बत यात्रा इनका यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, चले इसमें देखें, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये भी इनकी यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? मेरा परिवार ये रेखाचित्र विधा की रचना है। अच्छा, ये संस्मरण विधा की रचना है, मूल रूप से संस्मरण है, लेकिन इसमें पशु पक्षियों का भी वर्णन किया गया है, इसलिए यह रेखाचित्र विधा की रचना होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन मूल रूप से मेरा परिवार, जिसमें एक गिलहरी रहती है जिसका नाम गिल्लू है, महादेवी वर्मा की ये रचना है। तो मेरा परिवार जो है ये संस्मरण विधा की है, लेकिन इसमें पशु पक्षियों का वर्णन है, इसलिए ये रेखाचित्र विधा की भी रचना मानी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, इनमें से किस लेखक को यात्रा वृतांत के रूप में प्रसिद्धि मिली? तो देखें, राहुल सांकृत्यायन को, ठीक है, यात्रा वृतांत के रूप में प्रसिद्धि मिली है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिल्लू के मर जाने पर उसे समाधि दी गई सोनजूही की जड़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपसे पूछा गया है कि आंचलिक कथाकार हैं, यहाँ आंचलिक उपन्यासकार नहीं, आंचलिक कथाकार के बारे में पूछ रहा है।
फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक कथाकार कहा जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ देखें, प्रेमचंद इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, जो आपके ऑप्शन में है ना, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में है, इनके बारे में भी आपको पढ़ते चलना है। आंचलिक कथाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। लेकिन ये मुख्यतः सामाजिक यथार्थवाद कथाकार थे। जैनेन्द्र कुमार ये मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ ये प्रयोगवादी लेखक थे, जो नई राहों के अन्वेषी माने जाते थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन द्वारा किस सन में प्रकाशित हुआ? तो यह 1937 में प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खबर किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। अब यहाँ पर जो की पॉइंट दिए गए हैं इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म 29 दिसंबर 1900 को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के चुनार नामक कस्बे यानी सुदपुर मोहल्ले की बम्भन टोली में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म और मृत्यु आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पांडे बेचन शर्मा की, ठीक है, पूछता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, ठीक है। अच्छा, वे हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे, जो अपनी व्यंग्यात्मक और यथार्थवादी लेखन शैली के लिए जाने जाते थे। पूछता है पांडे बेचन शर्मा उग्र की मृत्यु कब हुई थी? 1967 में। कहाँ? दिल्ली में, ठीक है ना। इनके बारे में और जान लीजिए आप लोग। पांडे बेचन शर्मा उग्र जेल में रहते हुए किस नाम से रचनाएं लिखते थे? अष्टावक्र के नाम से रचनाएं लिखते थे ये जेल में रहते हुए भी, ठीक है। किन कहानियों के कारण पांडे बेचन शर्मा उग्र को जेल जाना पड़ा था? तो उसकी माँ रुपया रचना के लिए इनको जेल जाना पड़ा था, ठीक है। आगे पढ़ लीजिए, देखें, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1960 में अपनी खबर का प्रकाशन हुआ था। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा, ठीक है। अपनी खबर जो आत्मकथा है इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं, ठीक है। प्रकाशन 1960 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है, ध्रुवस्वामिनी ने अपने नीड़ की संज्ञा दी। तो नीड़ की संज्ञा इसने स्वर्ण पिंजर के रूप में यानी सोने के पिंजरे के रूप में दी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, यह कथन है, किसका कथन है? ध्रुवस्वामिनी का। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। ध्रुवस्वामिनी इनका अंतिम नाटक है जयशंकर प्रसाद का। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार से नाटक वे लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुवस्वामिनी ने किसे चुनौती देते हुए कहा? तो रामगुप्त को चुनौती देते हुए कहा था। कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि यह किसने कहा था। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि जो पुरुष है वो स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, ये किसने कहा? ध्रुवस्वामिनी ने कहा था। किसको चुनौती दे रही थी? तो रामगुप्त को चुनौती देते हुए कह रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? किसने कहा है? तो यह कहा है मिहिर देव ने। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 नंबर प्रश्न का, ठीक है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक ध्रुवस्वामिनी से है और यह वाक्य मिहिर देव ने सकराज से कहा था।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। सकराज का पुरोहित मिहिर देव था। आपके एग्जाम में पूछता है कि सकराज का पुरोहित कौन था? मिहिर देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसाद के नाटकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे, बिल्कुल उनके नाटकों में गीत नहीं है, यह आपका गलत असत्य कथन है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये भी दोनों आपके सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैं तो दर्प से दप्ति तुम्हारी महत्व्ययी पुरुष मूर्ति की पुजारी थी, यह कथन किसका है? यह कथन कोमा का है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 47 का। ठीक है, चले यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह वाक्य जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। कोमा यह बात चंद्रगुप्त से कहती है। ठीक है, अच्छा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? 4 गीत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? ध्रुव स्वामिनी के कथन से प्रारंभ होता है। ठीक है, रामगुप्त किस तरह का शासक था? अयोग्य शासक था। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है। ठीक है, चलें, जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, और उसका जो वर्ष है वो भी आप लोग देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, इनके नाटक हैं सज्जन। पूछता है जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? सज्जन इनका पहला नाटक है। अगर नाटक सज्जन नहीं दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे करुड़ालय है, तो ध्यान रखिएगा पहला करुड़ालय हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो ध्यान रखेंगे इसी तरीके से 4 ही ऑप्शन देता है। 4 ऑप्शन में मान लीजिए ये 2 ऑप्शन ऊपर का नहीं दिया, तीसरा दे देता है, तो आप कहेंगे सर जी पढ़ाए थे कि सज्जन जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है, लेकिन यहाँ करुड़ालय दिया हुआ है तो कैसे लगाएं? आप करुड़ालय ही लगाइएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले, ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक था। 1933 में यह प्रकाशित हुई थी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, प्रायश्चित, करुणालय, ठीक है ना, कल्याणी, सज्जन, ये सभी इनके नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है? देवी चंद्रगुप्तम पर आधारित नाटक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है? तो देखें इसमें रामगुप्त, मिहिर देव और शिखर स्वामी, ये तीनों ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित है। अलका आपका संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पुरुष हूँ, नहीं मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से भरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह रामगुप्त के द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए ये जब आप पढ़ते हैं क्लास में तो बोरिंग लगता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादातर आपके मॉडल पेपर में नहीं रखता हूँ, क्योंकि आप लोग किताब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलें, और जो अलग क्वेश्चन है वो आपकी किताब में नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रखता हूँ, और 100% आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया। ठीक है, देखिए पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक में। बी ऑप्शन आपका राइट है, 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? तो यह माना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक किसकी रचना है? अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 53 का। क्लियर हो गया। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, देखिए अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु की रचना है, जो 1881 में लिखा गया एक प्रसिद्ध हिंदी व्यंग्य नाटक यानी प्रहसन है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक अन्याय को दर्शाया गया है।
जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक इनका नहीं है? झांसी की रानी, ठीक है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। झांसी की रानी इनका नाटक नहीं है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा का ये नाटक है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अच्छा, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित है, ये नाटक नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवसामनी नाटक की मूल समस्या है। ध्रुवसामनी नाटक की मूल समस्या क्या है? शिक्षा, जाति, धर्म, स्त्री अस्मिता की इसकी मूल समस्या है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पूछा गया है, ध्रुवसामनी नाटक की स्त्री पात्र है देवसेना, कार्नेलिया, कोमा या विजया। कोमा है, सी ऑप्शन आपका राइट है 56 यानी 56 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवसामनी नाटक का पात्र नहीं है। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कोमा। स्कंदगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कोमा ये तीनों ध्रुवसामनी नाटक के पात्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुवसामनी की कथा वस्तु इतिहास के किस कालखंड की है? गुप्त कालखंड की है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी गुप्त काल की, ठीक है। ध्रुवसामनी कथा वस्तु इतिहास काल के किस काल के खंड की है? गुप्त काल की। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर पूछा गया है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है, उपयुक्त संवाद किस नाटक से है? तो यह ध्रुवसामनी नाटक से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया, उपयुक्त कथन है किसका? ध्रुवसामनी का। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आदेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, उपयुक्त कथन है किसका? चंद्रगुप्त का। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्रुवसामनी नाटक के दो पुरुष मात्र हैं। जो पुरुष पात्र कौन से हैं बताइए ध्रुवसामनी नाटक के? बिल्कुल, देखिए इसमें जो रामगुप्त हैं और चंद्रगुप्त हैं ये दोनों ध्रुवसामनी नाटक के पुरुष पात्र हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ध्रुवसामनी नाटक का खल पात्र नहीं है। खल पात्र कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखें इसमें चंद्रगुप्त आपका खल पात्र नहीं है, बाकी शिखर स्वामी, रामगुप्त और सकराज हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खल पात्र यानी उस कहानी में मान लीजिए अगर दो लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके बीच में टांग अड़ाना, उसी को खल पात्र कहते हैं, ठीक है। चलिए सकराज किस नाटक का पात्र है? सकराज ध्रुवसामनी नाटक का पात्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ध्रुवसामनी नाटक में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवसामनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें कुल आपके 3 अंक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था ध्रुवसामनी नाटक का, याद है ना, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? सती प्रथा, प्रेम जोगनी और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। कारवां इनका नाटक नहीं है। कारवां किसकी रचना है? कारवां भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है, ठीक है ना। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटक हैं, उनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विस्मौषध, ठीक है, विशस्य विस्मौषध, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ठीक है। ये सभी रचनाएं जो है नाटक विधा की हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इन नाटकों को लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारतेंदु युगीन नाटक हैं भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, हठी हम्मीर, ये तीनों के तीनों भारतेंदु युगीन, भारतेंदु युग की नाटक हैं, ठीक है ना। भारतेंदु युगीन मतलब
भारतेंदु युग की नाटक है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। देखिए, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास द्वारा और हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, तीनों ही नाटक भारतेंदु युग के द्वारा भारतेंदु युग में ही लिखे गए हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, भारतेंदु युगी नाटककार की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं? तो इसमें कुल 6 अंक हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए कौन कौन से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंधेर नगरी नाटक 6 अंकों का है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध प्रहसन है। ठीक है, जो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर गहरा व्यंग करता है। इसका शैली किस प्रकार का है? अंधेर नगरी का प्रहसन प्रकार का इसका शैली है, यानी हास्य व्यंग है। ठीक है, अंकों के नाम उदाहरण जैसे इसमें बाह्यप्रंथ, बाजार है, जंगल है, राज्यसभा है, अरण्य है, शमशान है। ठीक है, रचना कब हुआ था अंधेर नगरी का? 1881 में। देखिए, अंधेर नगरी नाटक की भाषा है, अंधेर नगरी नाटक की भाषा ब्रज भाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। सी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। ठीक है, देखें, अंधेर नगरी नाटक का प्रथम दृश्य बाहरी प्रांत या बाहरी क्षेत्र है और अंतिम यानी छठा जो है ये दृश्य शमशान का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक में प्रथम अंक है। अंधेर नगरी नाटक में प्रथम अंक जंगल यानी बाहरी प्रांत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, प्रथम अंक जंगल बाहरी प्रांत है, द्वितीय अंक बाजार है जहाँ पर टके शेर भाजी और टके शेर खाजा का उल्लेख होता है, तृतीय अंक जंगल या गली है, चतुर्थ अंक राज्यसभा है जहाँ राजा और मंत्री मिलते हैं, पंचम अंक अरण्य यानी जंगल है और छठा अंक शमशान, अंतिम दृश्य जहाँ फांसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक में निम्न में से पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? तो महंत, राजा, मंत्री, गोवर्धन दास, ये सभी पात्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के प्रमुख कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के, ठीक है, प्रमुख कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में हुआ था। वह आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं और एक कवि, लेखक, नाटककार तथा पत्रकार थे। मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान, उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये जो पंक्तियां हैं यह महंत के द्वारा कही जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। तो देखें, बेहया का जंगल, आगम की नाव, ये दोनों रचनाएं कुबेर नाथ का है और दोनों निबंध संग्रह है। तो सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगती अवध भयावह भारी पंक्ति है। यह पंक्तियां मेरे राम का मुकुट भीग रहा का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। यह प्रसिद्ध निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र आपके ललित निबंधकार हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखें, इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके
ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा है, ललित निबंधकार कौन है, इसमें विद्यानिवास मिश्र हैं। ठीक है, और ललित निबंधकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को हिंदी में ललित निबंध विधा का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। उनके निबंध संग्रह जैसे अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता आदि ललित निबंधों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है। यह कहा गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी निठल्ले की जो डायरी है यह हास्य व्यंग है और किसके द्वारा लिखा गया है, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है सीता जंगल की सूखी लकड़ी बिनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है। पंक्ति उद्धृत है, यह पंक्ति मेरे राम का मुकुट भीग रहा से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। डी ऑप्शन राइट है। कब हुआ था, यह भी आपके एग्जाम में पूछा था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योरपुर शहर में हुआ था, जो उस ब्रिटिश राज का हिस्सा था। वो उस समय ब्रिटिश राज का हिस्सा हुआ करता था। तो हिंदी साहित्य में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है और उन्हें 1964 में उनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है गजानंद माधव मुक्तिबोध किस काव्यधारा के कवि हैं। तो नई कविता काव्यधारा के कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसमें आप लोग की पॉइंट भी देख लेंगे, मुक्तिबोध मुख्य रूप से नई कविता और प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। यह पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत हैं। यह पंक्तियाँ मेरे राम का मुकुट भीग रहा से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 10 जनवरी 1926 को पकड़िहवा गोरखपुर में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़िहवा गांव में हुआ था और वे हिंदी संस्कृत साहित्य के महान विद्वान, निबंधकार और भाषाविद थे, जिनका निधन 14 फरवरी 2005 को एक सड़क दुर्घटना में हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विचारात्मक निबंधों की शैली है। विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मूलतः किस संदर्भ और प्रवृत्ति की रचना है। तो यह सांस्कृतिक संदर्भ की रचना है। ठीक है, मूलतः सी ऑप्शन आपका राइट है। किस प्रकृति की रचना, किस प्रवृत्ति की रचना है, सांस्कृतिक विधा की मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। देखें, वन लाइनर क्वेश्चन है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष कब है। यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की विषय वस्तु का मूल आधार क्या है। लोकगीत इसका मूल आधार है। ठीक है, चले मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि किस विधा की रचना है। निबंध विधा की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किस भाषा में रचित है? तो यह खड़ी बोली हिंदी में रचित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी निबंध के रचनाकार हैं? प्रिया नीलकंठी निबंध के रचनाकार कुबेर नाथ राय हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है 93 का। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मृत्यु 19 मई 1979 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है द्विवेदी जी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? 1957 में आचार्य द्विवेदी प्रसाद जी को, ठीक है ना, द्विवेदी प्रसाद को भारत सरकार ने पद्म भूषण का जो पुरस्कार है 1957 में दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विभिन्न सम्मिश्रण हो। उक्त विचार है, ये विचार किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए, यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? कवि कर्तव्य की। डी ऑप्शन राइट है 96 का। ठीक है, देखें, यह पंक्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध कवि कर्तव्य से ली गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। उपर्युक्त पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती की हैं? बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ललित निबंध है? तो देखें, इसमें कवि कर्तव्य और प्रिया नीलकंठी ये दोनों रचना ललित निबंध है। सी ऑप्शन राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चले देखिए, प्रमुख ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रमुख ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों में इनके रचना का नाम है अशोक के फूल, कुटज, नाखून के बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार हैं। इनके रचना है तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार हैं और इनकी रचना है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधपादन। ठीक है ना, गंधमादक है, सॉरी। चले चले अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निबंध नहीं है? अशोक के फूल और कवि कर्तव्य ये दोनों निबंध विधा की रचना है। संबंधी आपकी कहानी विधा की रचना है। किसकी? कहानी विधा की। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, देखें, अशोक के फूल किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा और दोनों निबंध विधा की रचना है। संबंधिया किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने। ठीक है, ये क्या है? कहानी है। अगला प्रश्न क्या है, कविता का विषय मनोरंजक और उद्देश्यपरक होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है, यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदोबद्ध है सभी काव्य है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना की है? तो ये जो पंक्तियां हैं यह कवि कर्तव्य की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, करुणा निबंध में क्या भाव प्रदर्शित किया गया है? करुणा का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, पूछा गया है, जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना न जीने के बराबर है, यह अभिनत इनमें से किस निबंधकार का है? तो यह बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है आपसे, देखिए, लोभी गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा पर भीतर से जो जवाहरात मिले उसे संभाल कर रखा, शुक्ल के किस निबंध का है? बताइए। बिल्कुल करुणा निबंध का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है,
अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि इस देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समय समय पर आकर के जन पीड़ा को हरने का काम किया, किस निबंध में लिखा है? तो यह लिखा गया है करुणा में। सी ऑप्शन आपका राइट है, करुणा निबंध में लिखा गया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है इनमें से कौन सी पुस्तक रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है? हिंदी का गद्य साहित्य और हिंदी निबंध और निबंधकार, ये दोनों जो रचनाएं हैं या दोनों पुस्तकें हैं, ये दोनों के दोनों रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले किस नाम से अभिहित किया? तो इसको विचार विधि नाम से सबसे पहले अभिहित किया था रामचंद्र शुक्ल ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 को पहले विचार विधि नाम से अभिहित किया था और यह 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो या पद में, वही काव्य है, कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से था, क्या था? बिल्कुल, लोगों का मनोरंजन, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन और नए प्रयोग करना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। यह आप लोगों का अंतिम प्रश्न है। हाइप जरूर दे दीजिएगा। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वर्ष आपका सिलेबस चेंज हो गया था, इस वजह से दिक्कतें हुई हैं। 4th सेमेस्टर में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करूँगा शुरू से ही। ठीक है, फरवरी के बाद से आप लोगों के क्लास जो है शुरू हो जाएंगे। चले, पूछा गया है दुख की श्रेणी में परिणाम के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है, यह पंक्ति संबंधित है किससे? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, करुणा से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 111 का। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।